Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। रेट 2025 लेवल 2 और सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए संपूर्ण एसएसटी सिलेबस पर आधारित हम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सीरीज 19 नंबर वाली हम यहाँ पर देख रहे हैं। कुल 60 क्वेश्चन होंगे और वह भी विस्तृत व्याख्या सहित। तो साथियों, इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी तैयारी इससे बेहतर होने वाली है। कुल 60 क्वेश्चन जरूर अटेंड करें अगर आप वास्तव में रेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। सभी मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? मानव इतिहास में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे पुरापाषाण काल, जिसे पेलियोलिथिक युग भी कहते हैं, और इसकी अवधि कितनी है? 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है। इसी के साथ आपको याद रखना मध्यपाषाण काल, और मध्यपाषाण काल की अवधि कितनी है? 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल की बात करें तो 7,000 ईसा पूर्व के बाद। तो तीनों काल आप यहाँ पर याद रखेंगे, तीनों की अवधि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे। पंचशील पर हस्ताक्षर नेहरू और चाओ एन लाई के बीच, भारत और चीन के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चाओ एन लाई के बीच हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन 3, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो पुत्र महेंद्र को भेजा श्रीलंका में धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रसार के लिए। सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ पर भेजा? श्रीलंका। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। वे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। जून 1948 से जनवरी 1950 तक वे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। पांचवा क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। इसका प्रयोग वर्तमान में BC बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के स्थान पर किया जाने लगा है। AD से क्या तात्पर्य है? तो याद रखें यहाँ पर एनो डोमिनी, और इसका प्रयोग जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को संख्यात्मक रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। AD ईसा मसीह के जन्म के बाद में कैलेंडर युग को दर्शाता है। CE कॉमन एरा अंकन प्रणाली डायनीसियन युग प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है, जो युगों के ईसवी और ईसा पूर्व के रूप में प्रयुक्त होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? इनाम गांव, और यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह ताम्रपाषाणी के पूरा स्थल है। यहाँ से नगरीकरण के भी साक्ष्य मिले। यह एक बड़ी बस्ती थी जो किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थल के अंतर्गत ऐसी संरचनाएं आती है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना की याद में बनाई जाती है, स्मृति में बनाई जाती है। ऐतिहासिक स्थल के अंतर्गत ऐसी संरचनाएं आती है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना की
स्मृति में बनाई जाती है, जैसे मृतकों के शरीर को रखने के लिए बनाए गए मकबरे, गुंबद, प्रमुख स्मारक तथा स्तंभ जिनके शीर्ष पर मूर्तियां लगी होती है। इसके बाद में बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन व लेखा जोखा है, ये किसका कथन है? तो याद रखना यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम प्रोघाटे का कथन है ये। इसके बाद में देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना होती है 1784 में, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1911 में भारत की राजधानी का स्थानांतरण हो गया कलकत्ता से दिल्ली। इसी के साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार को भी नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ पर फैला हुआ था? कहाँ तक था ये? तो सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य पश्चिमी सागर गुजरात से लेकर पूर्वी सागर उड़ीसा तक फैला हुआ था। हर्ष के साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा के अतिरिक्त कश्मीर, पंजाब, नेपाल भी शामिल थे। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। सम्राट हर्ष की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो थानेश्वर हरियाणा थी, बाद में इसे कन्नौज स्थानांतरित कर दिया गया। 12वां क्वेश्चन है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो चावल का कृषिगत उत्पादन दक्षिण एशिया। नदी का नाम याद रखें, यांगत्से नदी, और ये कहाँ पर है? चीन में। यहाँ से प्राप्त हुआ, जो लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। इसके अतिरिक्त चावल के सर्वप्रथम कृषि साक्ष्य की बात करें तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी याद रखें, और यहाँ से लगभग 7,000 वर्ष पुराने इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत की बात करें तो सिक्के। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन हिंद यूनानी शासकों ने किया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सबसे पहले सिक्के निर्माण के लिए डाई विधि का प्रयोग किया, और सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इन्होंने यूनानी व खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के चलाए। क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन है, समाज की प्रयोगशाला माना जाता है, किसको माना जाता है समाज की प्रयोगशाला? तो याद रखिएगा यहाँ पर इतिहास को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है, और इतिहास अतीत को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। समाज की प्रयोगशाला इतिहास को माना जाता है क्योंकि इतिहास के माध्यम से समाज की संरचना व इसके विकास के क्रम को समझा जा सकता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार का नाम याद रखना यहाँ पर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली? तो चहुंदड़ों का नाम याद रखें यहाँ पर, और वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर NG मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की, और मोहर निर्माण केंद्र तथा प्रसाधन सामग्री भी प्राप्त हुई यहाँ से। इसके अतिरिक्त लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। इसके अतिरिक्त लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था जो गुजरात में स्थित था। हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें तथा कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है
मुंडक उपनिषद से। मुंडकोपनिषद बोलते हैं इसे। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा क्या थी? कार्यालयी भाषा की बात करें तो सातवाहन वंश के शासकों की जो मुख्य भाषा, कार्यालयी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा प्राकृत थी। और सातवाहन वंश की स्थापना शिवमुख द्वारा की गई। किसके द्वारा? शिवमुख द्वारा। और इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैटर्न थी। पुराणों में इन्हें आंध्र नृत्य कहा गया है। पुराणों में इसे क्या कहा गया? आंध्र नृत्य। भूमि दान करने का प्रारंभ सर्वप्रथम सातवाहनों के काल में ही हुआ। सातवाहनों ने ब्राह्मण धर्म को प्रेषय दिया, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी उदार नीति अपनाई। सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक। और सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है? हड़प्पा सभ्यता का संबंध बताना है विदेशी सभ्यता से। तो वो सभ्यता है बेबीलोनिया। और बेबीलोनिया सभ्यता की बात करें तो इसका जन्म 2000 से 400 ईसा पूर्व माना जाता है। और बेबीलोन की सभ्यता का जन्म पारस या पर्सिया में हुआ था। बेबीलोन की सभ्यता का जन्म कहाँ पर हुआ था? पारस या पर्सिया। इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी? अकादियन। और बेबीलोनिया सभ्यता की प्रमुख विशेषता तो हब्बुराबी की दंड संहिता थी साथियों। हब्बुराबी की दंड संहिता। इस सभ्यता के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते थे तथा हिंदुओं के समान ही पूजा व प्रार्थना आदि करते थे। तो ये जानकारी आप याद रखेंगे यहाँ पर। इनका दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियन जाति की गौरवशाली सभ्यता थी। इनका दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियन जाति की गौरवशाली सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो अवाचनीय है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। क्या अभिलेखित करता है ये? तो यहाँ पर विनय पिटक के बारे में याद रखना है। ये बौद्धों के नियम है इसके अंदर। इसमें क्या है? विनय पिटक में बौद्धों के नियम। और ये बौद्ध धर्म के नियमों को अभिलेखित करता है। बौद्ध धार्मिक साहित्य त्रिपिटक है और यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। इसकी संख्या की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, त्रिपिटक यानी 3 है इसकी संख्या। पहला क्या है इसका ग्रंथ? विनय पिटक। और इसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए। इसके लेखक है उपाली। इसके लेखक कौन है? विनय पिटक के लेखक याद रखना उपाली। और सुत्त पिटक की बात करें तो इसके लेखक आनंद है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और इसे 5 निकायों में बांटा गया है। 5 निकाय है इसके। कौन कौन सी? एक तो है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और 5वीं है खुद्दक निकाय। इसका तीसरा ग्रंथ है अभिधम्म पिटक। इसमें धर्म व क्रियाकलापों की व्याख्या दार्शनिक ढंग से की गई और इस पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिस ने किया था। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। अब देखो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? शक काल की शुरुआत किसने की थी? शक काल की शुरुआत तो कनिष्क के द्वारा की गई। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। और वर्तमान में इस संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। वर्तमान में इस संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत का क्या है ये? राष्ट्रीय संवत।
शक संवत के अनुसार वर्ष का पहला दिन अर्थात चैत्र महीने की पहली तारीख 22 मार्च को पड़ता है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे शक संवत के अनुसार। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विश्वामित्र ने की थी। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? संविधान सभा की बात हो रही है यहाँ पर। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? तो कैबिनेट मिशन याद रखें यहाँ पर। संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 को स्थापित की गई और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ। इसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस ये मिशन के अध्यक्ष थे और एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, तो ये 3 व्यक्ति थे। इस मिशन का कार्य भारत को शांतिपूर्वक व सत्ता स्थानांतरण के लिए उपायों व संभावनाओं को तराशना था। वेवेल प्लान की घोषणा वर्ष 1944 में की गई और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये 1942 में। नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ 1928 में। यहाँ पर क्या है? 1928 है। क्वेश्चन है 24 नंबर का, किस धर्म के तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 में महान आचार्य हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति और विकास के लिए 24 तीर्थंकर उत्तरदायी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव या आदिनाथ, जबकि अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी होंगे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। और इसका मूल नाम क्या है? वर्धमान। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इनको क्या कहते हैं? जिन अर्थात विजेता कहा गया। क्वेश्चन है 25 नंबर का, किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? तो वह शासक कौन है? तो याद रखें यहाँ पर नाम चोल वंश। चोल वंश के शासकों ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया और चोल वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल राजवंश के प्रवर्तक की बात करें तो विजयालय था। चोल राजवंश के प्रवर्तक कौन थे? विजयालय। और ये राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासक शिव के उपासक थे। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था एलोरा का मंदिर का निर्माण? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया और ये मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाओं तथा अद्भुत स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और यह मंदिर केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर देखो, क्वेश्चन 27 नंबर का। कुल 60 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूटान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो विनोबा भावे का नाम याद रखें यहाँ पर, विनोबा भावे। और भूटान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया और ये आंदोलन 18 अप्रैल को सन 1951 में पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश से शुरू होता है और ये आंदोलन लगभग 13 सालों तक चला था साथियों। 13 वर्ष तक चला था ये आंदोलन। और इसी दौरान विनोबा भावे पूरे देश में उन्होंने क्या कर लिया था? भ्रमण कर लिया था। ये आंदोलन के माध्यम से गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने में सफल रहे। जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना चलाई गई। इसमें लघु व हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की गई
स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। नरसिंह मेहता गुजरात के समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन थे? कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता तो चंदेल शासक विद्याधर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में स्थित है। खजुराहो जिले में स्थित है। ये निर्माण 1025 से 1050 तक चला था। चंदेल शासक विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया। इस मंदिर के बारे में याद रखना, इसे कहते हैं चतुर्भुज का मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर खजुराहो में सबसे बड़ा ऊंचा व कलात्मक मंदिर है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका किसने लिखी? आपको नाम याद रखना, यहाँ पर इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक से ब्रह्मगुप्त मौर्य प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। और मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा और भारत की भौगोलिक स्थिति व भूमि की उर्वरता का भी इसने वर्णन किया। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी डिमांड थी, इतनी मांग थी कि उसे एक नाम दे दिया गया था। उस नाम से ही बुलाते थे, तो वो है काला सोना। काला सोना के नाम से काली मिर्च को जाना जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत अधिक मांग थी। वे इसे किस नाम से पुकारते थे? काला सोना। रोमन लोग मसालों को क्या कहते थे? यवन प्रिया। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखें, ग्रह। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी तारा अथवा वृहद आकाशीय पिंड का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वे उस तारे अथवा पिंड के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सौरमंडल। सौरमंडल में ज्ञात ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें 4 सामान्य चट्टान निर्मित ग्रह, याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जबकि 4 अन्य वृहद ग्रह गैसों से निर्मित है। और ये कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारतीय समाज की विशेषता है। भारतीय समाज की क्या विशेषता है? अनेकता में एकता। बिल्कुल सही है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक तरह की भाषाएं बोलते हैं, त्यौहार भी अलग अलग तरीके से अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। खान पान से संबंधित इनका खान पान भी सबका अलग अलग होता है, फिर भी अनेकता में क्या है? एकता है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। इन सभी विविधताओं के उपरांत भी सभी लोग एक साथ प्रेम पूर्वक एक ही समाज में रहते हैं। यही विशेषता समाज में अनेकता में एकता को दर्शाती है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? तो साथियों यहाँ पर देखो 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ने वाले सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध के वृहद क्षेत्र में सूर्य की रोशनी से विषुवत रेखा के उत्तर में गर्मी का मौसम होता है।
22 दिसंबर को भी याद रखें, यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य की ओर दक्षिण ध्रुव के झुके होने से मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा के क्षेत्र में लंबवत पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो 22 दिसंबर और 21 जून विशेषकर आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो वो है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वत याद रखें यहाँ पर, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? तो 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना देशों में फैली हुई है। एकांकगुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। हिमालय 2400 किलोमीटर लंबी उत्तर भारत की पर्वतीय श्रृंखला है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा नदी बेसिन तो वो है अमेजन नदी का बेसिन। अमेजन नदी का बेसिन याद रखें यहाँ पर, अमेजन नदी का नदी बेसिन विश्व में सर्वाधिक विस्तृत है। अमेजन नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल है 70,50,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में आपको याद रखना है यहाँ पर, अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6962 किलोमीटर है। गंगा बेसिन उत्तर भारत से पूर्व दिशा तक गंगा नदी का एक विस्तृत भूभाग है। और नील नदी के बारे में भी याद रखें यहाँ पर, नील नदी बेसिन अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर नील नदी विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई अपना बेसिन क्षेत्र का निर्माण करती है। मिसिसिपी नदी बेसिन के बारे में याद रखना यहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी अपने बाहु से अपने जल संभरण क्षेत्र में इतनी उपजाऊ मिट्टी डालती है कि इसे विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। क्वेश्चन है 36 नंबर का, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो नाम याद रखें, बिहार। बिहार राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जबकि गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में एक सदनीय व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के 1 या 2 सदन शामिल होते हैं। जिन राज्यों में एक ही सदन है वहां विधानसभा तथा जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर नोट करेंगे, याद रखेंगे। भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। भारत में 6 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर विधान परिषद है। और बिहार की बात करें तो साथियों, बिहार के बारे में आपको याद रखना है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो राज्यपाल। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर नियुक्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर
क्वेश्चन है 38 नंबर का, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? 26वां राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है और इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना यहाँ पर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके इसकी स्थापना की जाती है और 26वां राज्य बना दिया जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था और छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन बन गया? राजस्थान। गोवा भारत का 25वां राज्य है। गोवा भारत का 25वां राज्य है जिसकी स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। यहाँ पर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई और इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। झारखंड भारत का 28वां राज्य है और इसकी स्थापना होती है 15 नवंबर 2000 को और ये बिहार से अलग किया गया था। 29वां राज्य की बात करें तो 29वां राज्य है तेलंगाना और ये जून 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक होकर 29वां राज्य बना तेलंगाना। 39 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रीयतावाद या क्षेत्रवाद सामाजिक तनाव का मुख्य कारण है। क्षेत्रीयतावाद या क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित होती है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है और अपनी पृथकता बनाए रखने का प्रयास करती है। तो ये क्या है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के कारण भारतीय इतिहास में कई रियासतों व राज्यों का उदय हुआ। भारत पाकिस्तान विभाजन भी क्षेत्रवाद का ही परिणाम है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में पहुंचा? तो बौद्ध धर्म भारत से निकलकर अनेक देशों में पहुंचा जैसे चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया आदि। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र तथा प्रिंस आदि देशों में अपने दूत भेजे। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 में दी गई बालक की परिभाषा में आयु निर्धारित है। तो याद रखें यहाँ पर 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष से कम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 देश में 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ और इसके अंतर्गत कुल 46 धाराएं जोड़ी गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बालक बालिकाओं के विरुद्ध लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से संरक्षण और ऐसे अपराधों पर विचार करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना। विशेष न्यायालयों की स्थापना करना। 43 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग निकाय है। तो वैधानिक निकाय है ये और इसका गठन 23 फरवरी 2010 को किया गया। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का या 60 वर्ष की आयु तक। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनमें 2 महिला होना आवश्यक है। इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, महेंद्र मोमल की प्रेम कथा आधारित चित्रशैली कौन सी है? तो वह चित्रशैली है जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है मोमल और इसका प्रधान रंग की बात करें तो गुलाबी है और यह राज्य की एकमात्र स्वतंत्र चित्रशैली है। मोमल, जैसलमेर लोद्रवा राजकुमारी,
याद रखना यहाँ पर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन यह अमनोवैज्ञानिक है, यह शिक्षक केंद्रित है, यह उच्च कक्षाओं में उपयोगी है और इसके द्वारा बालक की जिज्ञासा शांत नहीं होती। तो ये सभी सही कथन है इसके। व्याख्यान विधि क्या है? अमनोवैज्ञानिक है, यह शिक्षक केंद्रित है, यह उच्च कक्षाओं में उपयोगी है और इसके द्वारा बालक की जिज्ञासा शांत नहीं की जाती। शिक्षण कार्य क्या है? कला और विज्ञान। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 5 मार्च 2007 को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना होती है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया कनाडा से, कनाडा के संविधान से लिया गया। याद रखें यहाँ पर भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कनाडा से लिया गया। और इसके बारे में याद रखना यहाँ पर, कनाडा के संविधान से लिए गए अन्य प्रावधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। 49 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई तीर्थ उड़ान यात्रा को कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2016 में शुरू किया गया इसे। और तीर्थ उड़ान देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत होती है। वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा योजना 2016 के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल किया गया। 2019 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो इसका नया नाम याद रखें यहाँ पर, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। पहले इसका नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। 50 नंबर का क्वेश्चन है, पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण, तो वायुदाब में अंतर, बिल्कुल सही है। पवनें 3 प्रकार की होती है, स्थायी, सामयिक और स्थानीय पवनें। वायुदाब के भिन्नता के आधार पर पवनों की गति निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वायुदाब के भिन्नता के आधार पर पवनों की गति निर्भर करती है। वायुदाब में भिन्नता जितनी अधिक होगी, वायुदाब में भिन्नता जितनी अधिक होगी, पवनें उतनी तीव्र गति से चलती है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो नोट निर्गमन करना। केंद्रीय बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के सिरमौर के रूप में कार्य करता है। भारत में यह भूमिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निभाई जाती है, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है, सन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित होता है और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पास किया गया। 53 नंबर का क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना गया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी की बात करें तो यहाँ पर जमींदार होंगे, जमींदारों को माना गया भूमिका का स्वामी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन? जमींदारों को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ये आप याद रखें, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल में 19% भाग पर लागू किया गया और
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जागीरदारी, मालगुजारी और विस्वेदारी आदि इनके अन्य नाम है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना पद त्याग का पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? लोकसभा के अध्यक्ष को अपना पद त्याग पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। 55 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान की बात करें तो मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 56 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बत्तीसा नाला परियोजना किस जिले में स्थित है? बत्तीसा नाला परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो सिरोही। माउंट आबू सिरोही के भाक्र क्षेत्र में व्यर्थ बहकर जाने वाला पानी सिंचाई तथा पीने के काम में लेने के लिए आबू रोड के देलदार गांव के पास बत्तीसा नाला बांध बनाने की योजना बनाई गई। 57 नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। मरुभाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कुंवलयमाला में। और कुंवलयमाला किसने लिखी थी? उद्योतन सूर्य ने। किसने लिखी? उद्योतन सूर्य का नाम याद रखें यहाँ पर। और इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसका लेखक कौन है? उद्योतन सूर्य। और इसमें पश्चिमी राजस्थान की मरुभाषा का भी उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता है हरिसेन। मूलतः यह लेख कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया। कहाँ पर स्थापित कर दिया? इलाहाबाद के किले में। इस पर जहांगीर का लेख, रानी का अभिलेख, संघभेद को रोकने के लिए महामात्रों को अशोक द्वारा दिए गए आदेश भी इसमें अंकित है। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 याद रखें यहाँ पर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़कर उसे पंचायती नाम दिया। तो साथियों, ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन विस्तृत रूप में यहाँ पर देखने की कोशिश की है। अगर सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये सीरीज अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। इस सीरीज को रीट वाले और सीटेट वाले देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।